हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम इन्वायरमेंट क्लास की चौथा टेस्ट सीरीज हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस चोटी को गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है? ए है माउंट एवरेस्ट, बी अनाईमुडी, गुरु शिखर या माउंट केटू को। तो किसे कहा जाता है गार्डविन ऑस्टिन? तो हम भारत के पर्वतीय जो भूभाग हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो पर्वत हैं, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम कुछ चर्चा करते हैं पर्वत के बारे में। आपका जो हिमालय है, हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका जो सबसे ऊपरी भाग है, इसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और जो आपका उसके बाद इसे कहा जाता है बृहद हिमालय। और जो उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर, इसे हम कहते हैं मध्य हिमालय। और ये जो सबसे लास्ट है, इसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय। तो ये आपका हुआ पहला जो हुआ ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, नहीं ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो हम पहले चर्चा करते हैं जो ट्रांस हिमालय है उसके बारे में देखते हैं। साथियों, यह जो आपका ट्रांस हिमालय है उसे भी 4 भागों में बांटा जाता है। यह जो ट्रांस हिमालय है आपका जम्मू कश्मीर में है। ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, तो ये जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय आपका है। और ये जो जम्मू कश्मीर है, ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं। चारों भागों को हम देखते हैं बारी बारी से। ये जो पहला भाग है इसे हम कहते हैं काराकोरम, काराकोरम। और दूसरा जो है इसे कहते हैं लद्दाख। और जो तीसरा है इसे कहते हैं जास्कर। और ये जो लास्ट वाला है, इस चोटी को कहा जाता है पीर पंजाल, यानी PR से लिख देते हैं पीर पंजाल। तो इसे आप याद कर सकते हैं कलेजा पार, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। यहाँ हम देखते हैं जो आपका काराकोरम है, इस पे 2 प्रमुख पहाड़ी चोटियाँ हैं। एक आपका यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है, इसे कहा जाता है K2। और आपका एक यहाँ पर है जिसे कहा जाता है K4। K4 एक है और एक है K2। इसमें K2 को कहा जाता है काराकोरम, नहीं गलत हो गया, K2 को कहा जाता है गार्डविन ऑस्टिन, गार्डविन ऑस्टिन। और जो आपका K4 है इसे कहा जाता है कैसर। इस प्रकार हमने देखा जो हिमालय की चोटियाँ थी प्रमुख रूप से उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला हुआ ट्रांस हिमालय, और दूसरा हुआ आपका बृहद हिमालय, और तीसरा हुआ आपका मध्य हिमालय, चौथा था शिवालिक हिमालय। और जो ये आपका पहला ट्रांस हिमालय था उसके भी 4 भाग हैं, जिसको हमने यहाँ पर देखा काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो जो आपका काराकोरम श्रेणी है उस चोटी पर सबसे प्रमुख जो चोटियां हैं, एक है K2 जिसे गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है, और जो दूसरी है सबसे बड़ी चोटी उसे कहा जाता है K4। वर्तमान समय में ये जो K2 है, K2 जो है यह जो POK है उसमें चला गया है, इस समय पाकिस्तान में चला गया है। और इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर ऊंचाई है। इस प्रकार तो जो आपका ऑप्शन सही होगा, गार्डविन ऑस्टिन किसे कहा जाता है, तो माउंट K2 को गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। इस प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस समिति का संबंध
त्रिस्तरीय पंचायती राज से है। कौन सी समिति है जिसका संबंध त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो हम जो समितियां दी गई हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, फजल अली आयोग। तो हम चारों समितियों के बारे में देख लेते हैं कौन समिति किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपकी जो बलवंत राय मेहता समिति है, पहले हम उसे देख लेते हैं। यह समिति जो है 1957 में गठित हुई थी। यही जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की समिति है। आंसर आपका यही है, बलवंत राय मेहता समिति। और जो पंचायती राज व्यवस्था था 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। और यह सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो यह राजस्थान जो है वहाँ पर एक जगह है नागौर से यह सर्वप्रथम लागू किया गया था। और यह जो संविधान किस संविधान संशोधन के तहत ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था, तो यह आपका था 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत इसे जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में। और जो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 1993 में जब यह संशोधन हुआ था, तो दिन 24 अप्रैल था। तो हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और जो समितियां दी गई हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें आपका पहला दिया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो यह जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है समिति, मौलिक कर्तव्य से है। और ये बलवंत राय आप देख ही चुके। अशोक मेहता की बात करें तो अशोक मेहता समिति जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से यह संबंधित है। और फजल अली आयोग जो गठन है, ये राज्य पुनर्आयोग गठन से है, यह संबंधित है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। अगला सवाल हम देख लेते हैं। आपका अगला सवाल है, असत्य को पहचानिए। इसमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। तो यह सही है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगता है। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह परमाणु बम में उत्पन्न होती है। परमाणु बम की जो ऊर्जा होती है वह नाभिकीय विखंडन से होती है, जबकि सूर्य का जो होता है नाभिकीय संलयन से होता है। तो इस प्रकार से आपका यह कथन असत्य है, यानी जो सूर्य की ऊर्जा होती है वह नाभिकीय विखंडन से नहीं होती है, वह होती है आपकी नाभिकीय संलयन से। और हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। हाँ, यह सही है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। यह भी सही है। हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। कुछ सवाल ऐसे ही हैं, यह भी कभी पूछा जा सकता है कि इग्लू क्या होते हैं। तो दोस्तों, यह इग्लू टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। यह अभी बताते हैं क्या होते हैं। टुंड्रा प्रदेश में यह पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश में। और यह एक घर होता है, वहाँ की एक जनजाति है जिसका नाम है एस्कीमो जनजाति है। जो जनजाति बर्फ़ का वहाँ पर घर बना के रहती हैं, बर्फ़ का घर बना के जिस बर्फ़ के घर में वो रहते हैं उसे इग्लू कहा जाता है। तो टुंड्रा प्रदेश में जो एक जनजाति है उसका नाम है एस्कीमो। वह जो बर्फ़ का घर बना के रहती हैं उसी घर को कहा जाता है इग्लू। और आगे देखते हैं, पिग्मी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। पिग्मी जनजातियाँ जो हैं यह कहाँ पर पाई जाती हैं।
तो यह अफ्रीका देश में पाई जाती हैं। अफ्रीका में एक जगह है कांगो, जिसका नाम है, अफ्रीका के कांगो में पाई जाती हैं। यह एक ऐसी जनजाति है जो पेड़ों पर निवास करती है। ये लोग पेड़ों पर निवास करते हैं। और जो सभी जनजातियां होती हैं, सभी जनजातियों में पिग्मी जनजातियां जो होती हैं, इनकी सबसे जो कद होता है यानी लंबाई होती है, नाटे कद के होते हैं, सबसे छोटे कद की जनजातियां होती हैं। इसलिए यह भी चर्चा में बनी रहती हैं कि ऐसी कौन सी जनजाति होती है जो पेड़ों पर निवास करती है। वह कहाँ पर पाई जाती है? तो आपका कांगो में, अफ्रीका में है। और सबसे छोटे कद की जनजाति कौन होती है? तो वह आपकी पिग्मी जनजाति ही होती है। अगला सवाल देखते हैं, बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बुशमैन के बारे में कुछ देखते हैं। यह जो बुशमैन जनजातियाँ होती हैं, यह कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं। कालाहारी मरुस्थल है, मरुस्थल यानी जो होते हैं, मरु मतलब मरी हुई, स्थल मतलब भूमि या जमीन, ऐसा स्थल जो मरा हुआ यानी जो उपजाऊ ना हो, उसे ही मरुस्थल कहा जाता है। तो यह कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नाम की जनजातियां पाई जाती हैं। और ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? बोत्सवाना एक देश है, बोत्सवाना देश में। तो सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि बुशमैन जनजातियां किस देश में पाई जाती हैं? तो बोत्सवाना। या बुशमैन जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो कालाहारी मरुस्थल भी दे सकता है। इस प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपका है असत्य है, यानी कौन सा इसमें कथन गलत दिया गया है? हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, सही है। ये परपोषी होते हैं, क्या हरे पेड़ पौधे परपोषी होते हैं? ये वातावरण से CO2 लेकर यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं या ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और डी ऑप्शन आपका है, शैवाल और कवक का सहजीवन लाइकेन होता है। तो इसमें कौन सा कथन जो है गलत है? तो पेड़ पौधे जो होते हैं हमसे यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, यह भी सही है। और हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, यह भी सही है। और शैवाल और कवक का जो सहजीवन होता है वह लाइकेन होता है, तो यह भी आपका सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ये बी वाला है यही गलत दिया हुआ। पेड़ पौधे जो होते हैं वो परपोषी नहीं होते हैं, वह स्वपोषी होते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए सन है आपका, सूरज है, यहाँ से रोशनी आती है, ये आपके पेड़ पौधे हुए। तो यहाँ से जो सर्वप्रथम ऊर्जा प्राप्त होती है, तो पहले तो जो पेड़ पौधे होते हैं यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? पेड़ पौधों को परपोषी कहा जाता है। पेड़ पौधों को परपोषी कहा जाता है। और जैसे पेड़ पौधे हुए, इन्हें कौन खाता है? मान लीजिए पेड़ पौधे जो होते हैं इन्हें हिरण या बकरियां खाती हैं, हिरण या बकरी खाती है। तो इन हिरण और बकरियों को हम क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पर कुछ गलत हो गया। ये जो है पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। यही हमें क्वेश्चन वाला याद रह गया, गलती हो गया। ये पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। यानी और जो पेड़ पौधे पे जो आश्रित होता है यानी जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे कहा जाता है स्वपोषी। यानी तो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करके क्लोरोफिल के रूप में प्राप्त करके जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं स्वयं, वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे स्वपोषी। और जो स्वपोषी को खाएगा यानी जो पेड़ पौधों को खाएगा, जैसे बकरी खाती है, हिरण खाते हैं, तो ये हो गए परपोषी। परपोषी हो गए ये हिरण या बकरी, यानी पेड़ों पर निर्भर हुए। और जो इन बकरियों या हिरण को खाएगा, जैसे बकरी को, यहाँ पेड़ पौधे हुए, फिर से बताते हैं हम। यहाँ आपका सूर्य हुआ और ये हुआ आपका
सूर्य से जो ऊर्जा हुआ ये हुए आपके स्वापोषी, ये हुए आपके स्वापोषी। और इन्हें जो खाएगा, इन्हें मान लीजिए बकरी खा रही है, बकरी या हिरण खा रहा है, तो ये हुए परपोषी। और इन हिरण या बकरियों को जो खा रहा, मान लीजिए शेर खा रहा है, शेर इन्हें खा रहा है, तो यह हो गया आपका मांसाहारी हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा शेर। और जो आदमी होता है वह जैसे शेर को भी खा जाएगा, या कोई भी मांस भी खाता है शेर। और जो इंसान होता है वह सर्वाहारी होता है, यानी वह सबको खा सकता है, सर्वाहारी होता है। और जो इन सबको खाकर नष्ट करता है, ये जो पूरा प्रक्रिया चले थे इन सबको खाकर जो नष्ट करता है उसे हम कहते हैं अपघटक, यानी सबको जो मिट्टी में मिला देता है उसे कहा जाता है अपघटक। इस प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृतोपजीवी है? अगला सवाल है, निम्न में से कौन मृतोपजीवी है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन मृतोपजीवी है? हम अभी ऊपर वाले सवाल में बताए थे कि जो मृतोपजीवी यानी जो अपघटक होते हैं उन्हें ही मृतोपजीवी, यानी जो पेड़ पौधे उपभोक्ता को भी खाकर नष्ट कर देता है, और जो स्वपोषी होते हैं उन्हें भी खाकर नष्ट कर सकता है। यानी पूरी जो तंत्र था, पूरे तंत्र को ये पूरी तरह से खा पी करके मिट्टी में मिला देते हैं, इन्हें कहते हैं अपघटक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। हम अगला सवाल देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है, उल्टा और सीधा दोनों होता है, और डी ना तो उल्टा होता है और ना ही सीधा होता है। यानी इसमें जो ये सी वाला है इसमें पूछ रहा है कि ए और बी दोनों सही हैं कि ना ए सही है ना बी सही है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है साथियों? ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। आपका ऊर्जा का पिरामिड जो बनाया जाता है वह हमेशा सीधा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पिरामिड बना के दिखाते हैं। ये है ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड है। इसमें जो होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ आपके पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ये सबसे पहले क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। यानी ये लोग उपभोक्ता नहीं, ये लोग स्वपोषी हैं। फिर इनको जो खाएगा वह क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा, प्राथमिक वह होगा। और फिर उसके बाद आपके आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी वाले। फिर आपके आएंगे थर्ड वाले, तृतीयक उपभोक्ता। और जो आपके लास्ट में आएंगे जो सबको खाकर नष्ट करेगा वो आपके होंगे अपघटक। इस प्रकार से यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो संख्या होती है सबसे अधिक एरिया में होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे यह जो उनका क्षेत्रफल है, देख सकते हैं इसमें कि घटता हुआ ऊपर तक चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो अपघटक होते हैं यह सबसे कम होते हैं, लेकिन सबको खाकर नष्ट करते हैं। और ऊर्जा का जो एक पिरामिड होता है, अगर ये पूछे कि तालाब में कैसा बनेगा, तो तालाब में यह पिरामिड जो होता है हमेशा उल्टा बनता है। इतना याद रखिएगा कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह सदैव आपका सीधा बनता है, और अगर ऊर्जा का पिरामिड तालाब में पूछे तो वह आपका हमेशा उल्टा बनता है। और इसी में है एक आपका 10% का नियम आता है। पहले तो जान लीजिए 10% का जो नियम होता है यह किसने दिया था? तो यह लिंडमान नाम के एक वैज्ञानिक थे,
लिंडमान नाम के, उन्होंने लिंडमान ने 10% का नियम दिया था। इनका कहना ये था कि जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, या तो पहले जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, या उसका खुद 10% प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे। ये फिर जब इनको कोई खाता है, मान लीजिए बकरी खा रही है या हिरण खा रहा है, तो जो ये भोजन जितना ऊर्जा प्राप्त किए थे, ये उसका केवल 10% पाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। फिर जो इन्हें खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता होगा, वो उसका 10% केवल पाएगा, ये उसका 10% पाएगा। और जो अपघटक होते हैं यह सबसे कम ऊर्जा पाते हैं। तो लिंडमान ने यही बताया था कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, यह अगले स्तर पे जब जाता है तो वो उसको केवल 10% ही मिल पाता है। तो ठीक है, हम अगला सवाल अब देखते हैं। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है? यहाँ ऑप्शन कुछ ज़्यादा दे दिए हैं, सबके बारे में बताते हैं हम। साथियों, सवाल है निम्न में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है? उड़ीसा में कौन स्थित है देखना आपको। भिलाई, राउरकेला, सलेम या विश्वेश्वरैया या टिस्को, दुर्गापुर, बोकारो। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो लौह इस्पात है वह उड़ीसा में स्थित है। तो हम सबके बारे में चर्चा कर देते हैं। चलिए देखते हैं भिलाई के बारे में पहले। भिलाई जो है आपका, यह कहाँ पर है? यह आपका है छत्तीसगढ़ में। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, या रूस की मदद से बना हुआ है। और जो राउरकेला है, राउरकेला यह है आपका उड़ीसा में। यानी ऑप्शन के अनुसार जो आपका सही है यही वाला सही है, उड़ीसा में है। यह जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। और जो आपका सलेम है, यह आपका है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। और जो आपका डी नंबर है विश्वेश्वरैया, यह आपका है कर्नाटका में, कर्नाटक में। और जो आपका टिस्को है, टिस्को को देखते हैं, यह झारखंड जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में है, झारखंड में पड़ता है जमशेदपुर। झारखंड में यह जो बना है टिस्को को अपने यहाँ की कंपनी जो है टाटा ने बनाया है, टाटा ने बनाया है इसे। और जो दुर्गापुर है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है यह दुर्गापुर। जो ये दुर्गापुर वाला है पश्चिम बंगाल में, यह बना है इंग्लैंड की मदद से, यानी ब्रिटेन की मदद से बना है, इंग्लैंड की मदद से बना है। और जो है आपका बोकारो, बोकारो को देखते हैं, यह जो है आपका झारखंड में है बोकारो। किसकी मदद से बना है साथियों? यह बना है रूस की मदद से। रूस की मदद से कौन कौन से बने हैं? एक आपका भिलाई बना है, यह भी, यह छत्तीसगढ़ में है। और जो ये आपका बोकारो है, यह भी रूस की मदद से बना है, यह झारखंड में है। और इसमें हम देख लेते हैं जो भिलाई है और राउरकेला, और उसके साथ आपका बोकारो, ये जो तीनों हैं भिलाई, राउरकेला और बोकारो, ये पंचवर्षीय योजनाओं के तहत बने हुए हैं। और एक है दुर्गापुर भी इसी में है। ये जो आपका भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये तीनों जो हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बने हैं। पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 में स्टार्ट की थी मनमोहन सिंह के सरकार में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो ये संयंत्र चालू किए गए थे, एक था भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। और इसमें जो आपका बोकारो है, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इनमें से कौन सा संयंत्र जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत चालू किया गया था।
तो इस प्रकार आपने सभी के बारे में देखा और अब हम देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? कौन सी नहीं है? गेहूं नहीं है, मटर नहीं है, सरसों नहीं है, चावल नहीं है। नहीं पूछा है इसमें से। जैसे साथियों, जो रबी की फसलें होती हैं, रबी की फसल में आपकी वह फसलें आती हैं जो जैसे अभी जो समय चल रहा है, जो नवंबर और दिसंबर में बोई जाती हैं। नवंबर और दिसंबर के समय में जो बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं? नवंबर दिसंबर में बोई जाएं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में काटी जाती हैं। उन्हें हम कहते हैं रबी की फसलें कहते हैं उन्हें। नवंबर दिसंबर में इनकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल तक ये काट ली जाती हैं, फसलें तैयार हो जाती हैं मार्च अप्रैल तक, तो वो रबी की फसलें कही जाती हैं। एक तरह से देखें, रबी यानी जब गर्मियों में धूप होने लगती है, यानी सूर्य भगवान जब बहुत ज़्यादा ताप पैदा करने लगते हैं, जब देश में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू होती है, प्रारंभ होता है गर्मियों का, तो उस समय जब जिन फसलों की कटाई होती है तो उसे हम कहते हैं रबी की फसलें। और सर्दियों में यह बोई जाती हैं नवंबर दिसंबर में। तो जैसे इस समय गेहूं की बुआई हो रही है, तो गेहूं आपका क्या हो जाएगा? रबी की फसल हो जाएगी। और गेहूं के साथ साथ मटर भी बोया जाता है, सरसों भी बोई जाती है। लेकिन जो चावल दिया है आपका, चावल तो इतने समय बोया नहीं जाता। चावल जो बोया जाता है आपका जून जुलाई में बोया जाता है। बरसात का जब मौसम आ जाता है, यानी मानसून जब आने लगता है, तो उस समय बोया जाता है। तो जो जून और जुलाई में बोई जाने प्रारंभ की जाती हैं, जून और जुलाई में, और जब इनकी कटाई नवंबर यानी यही नवंबर दिसंबर तक आ जाता है, लगभग नवंबर अक्टूबर नवंबर मान के चलिए, दिसंबर में तो लगभग ख़त्म ही हो जाता है धान की फसल का जो होता है। यानी जून जुलाई में जो बोई जाए और अक्टूबर नवंबर तक कटाई उनकी शुरू हो जाए, यानी फसल पूरी तरह से तैयार हो जाए, तो ऐसी फसलों को हम कहते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल उन्हें कहा जाता है। और एक होती है जायद की फसलें। जायद के बारे में देख लेते हैं। जायद की फसलें जैसे ये जो सब्जी उब्जी वाले सामान होते हैं, यानी जब रबी की फसल जो होती है काट ली जाए, यानी अप्रैल मार्च अप्रैल में जब वो रबी की फसल काट ली जाए, तब उनकी बुआई होती है जायद फसलों की। और जब जून जुलाई आता है, जब यानी मानसून का आने का शुरुआत होता है, खरीफ की फसलें जब बोई जाती हैं, तो उनके बोए जाने से पहले ये काट ली जाती हैं। तो इसमें जैसे आपका आता है हुआ खरबूजा, हुआ तरबूजा, सब्जियां, खीरा, ककड़ी इत्यादि जो फसलें होती हैं, उन्हें हम जायद की फसलें कहते हैं। तो यानी जो यहाँ पर हम कहें अगर रबी रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में जिनका बुआई किया जाता है, उन्हें कहा जाता है जायद। इस प्रकार अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, मेंडल को कहा जाता है, या सलीम अली को, या विल्सन को, या ग्राहम रोजेन को? किसे कहा जाता है जैव विविधता का जनक? अब हम देखते हैं जैव विविधता यानी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता जो है, जैव विविधता शब्द का जो है सबसे पहले उपयोग जो किसने यह शब्द दिया था? तो ये शब्द दिया था ग्राहम रोजेन ने। इस शब्द को ग्राहम रोजेन ने दिया था। लेकिन जो इसकी संकल्पना थी, यानी जो इसका परिभाषा को जो समझाए थे सही तरीके से, वह आपको विल्सन ने समझाया था। विल्सन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था संकल्पना जो थी, विल्सन ने दिया था। और पहली बार जो इस शब्द बायोडाइवर्सिटी का जो प्रयोग किया था, यानी जैव विविधता का, वह ग्राहम रोजेन ने किया था। लेकिन जो आपका इसमें सही होगा, जिन्हें जनक पूरी तरह से, यानी शब्द देने से तो कुछ होता नहीं, शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था, रोजेन ने। लेकिन जो सही तरीके से उसकी संकल्पना दी कि जैव विविधता होता क्या है, तो वो बताए थे विल्सन ने। तो इस
सवाल के जवाब में जो उत्तर होगा आपका विल्सन होंगे। रोजन ने बस केवल इसका उपयोग सबसे पहले किया था और उसको जो परिभाषित किए, जो संकल्पना उस पर तैयार किए, वह आपके थे विल्सन ने। तो विल्सन ने क्या बताया था कि जैव विविधता किसे कहा जाता है? तो जैव विविधता साथियों उसे कहा जाता है विभिन्न प्रकार के जैसे जीव जंतु जो होते हैं एवं पेड़ पौधे, यानी जितनी प्रकार की भिन्नता होगी कहीं पर, उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। पेड़ पौधे जितने अधिक हों, जितने अधिक जीव जंतु हों, जैव विविधता उतनी अच्छी मानी जाती है। तो यह दिए थे आपके विल्सन ने। आपका जो सही उत्तर होगा वह विल्सन है। और सलीम अली की बात करें, ये दो लोगों का तो काम हो गया। सलीम अली जो हैं एक पक्षी वैज्ञानिक हैं। सलीम अली जो थे पक्षी वैज्ञानिक थे। और जो मेंडल हैं, मेंडल ने क्या दिया था? आनुवांशिकता का नियम दिया था। आनुवांशिकता का नियम दिया था। इन्होंने सबसे पहला प्रयोग अपना किस पे किया था? सबको पता होगा, मटर के फसल पर, मटर पर किया था। मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था आनुवांशिकता का। और सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे। मशहूर इनके नाम पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। आप लोग उसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इनके नाम पर जो सलीम अली पक्षी उद्यान है वह किस राज्य में है। हमने जो अभ्यारण्य वाला एक क्लास पढ़ाया था इसके पहले, उसमें हमने बताया है। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण का इन सीटू इन सीटू माने होता क्या है? स्वस्थानिक तरीका नहीं है। निम्न में से कौन सा जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का इन सीटू तरीका नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान नहीं है इन सीटू का तरीका, कि चिड़ियाघर, कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें से कौन सा इन सीटू का तरीका नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन नहीं है। इन सीटू जो होता है साथियों, इन सीटू का जो सही अर्थ है यानी संरक्षण इसे बोला जाता है। संरक्षण यानी जैसे कोई जीव जो है, किसी जीव का जो संरक्षण किया जाता है वह कैसे किया जाता है? एक होते हैं प्राकृतिक आवास। प्राकृतिक आवास जिन्हें कहा जाता है इन सीटू। और एक होते हैं जो प्राकृतिक आवास ना होकर उसे कहा जाता है एक्स सीटू। हम अलग से लिख देते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू में अंतर समझा देते हैं। ये मान लीजिए आपका इन सीटू यहाँ पर लिखा है, इसे एक ले लेते हैं और अगला हम लिख लेते हैं एक्स सीटू। तो एक्स सीटू यानी जो जीव जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है, तो इन सीटू के अंतर्गत यानी कहा जाता है जो उनका प्राकृतिक आवास होता है उसी में उनका संरक्षण किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई हिरण है या कोई ऐसा जीव है जो संकटापन्न है, यानी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है, तो उसके संरक्षण के लिए जैसे आपके होते हैं नेशनल पार्क जो होते हैं, नेशनल पार्क जो होते हैं ये आपके इन सीटू के अंतर्गत आएंगे। जो आपके अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, अभ्यारण्य होते हैं, ये भी इन सीटू के अंतर्गत आएंगे। और जो आपके होते हैं आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ये सब इन सीटू के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा है एक्स सीटू, यानी संरक्षण में जीवों का संरक्षण कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे नेशनल पार्क में यानी जो जंगल होते हैं उसी जंगल में ही उस जीव का संरक्षण किया जाता है, देख रेख किया जाता है। कभी कभी जो जीव संकटग्रस्त होने के कगार पर रहते हैं, यानी विलुप्त होने के कगार पर रहते हैं, तो उनके शरीर में चिप उप लगाकर उनको ट्रैक किया जाता है कि ये कहाँ पर जाता है, क्या कर रहा है। उस पर निगरानी रखी जाती है ड्रोन के माध्यम से, कैमरों के माध्यम से, इत्यादि तरीके से उनका संरक्षण यानी उसी उनके आवास में, प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण किया जाता है। तो इसको कहते हैं इन सीटू। और एक्स सीटू क्या होता है? जैसे चिड़ियाघर जो होते हैं, चिड़ियाघर हुए, या जैसे इस तरह के तरीके जो मतलब
उनके आवाज़ से उठा कर लाकर उन्हें अलग से बंद कर दिया जाता है। जैसे कोई पक्षी विलुप्त हो रहा है तो उसे उसी के क्षेत्र यानी प्राकृतिक एरिया में उसको संरक्षण ना दे करके उसे अलग से लाकर चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाए, उसका देख रेख किया जाए। जैसे जो गिद्ध थे, गिद्ध समाप्त हो चुके थे, एकदम विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए, तो उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण ना दे करके उन्हें प्रयोगशालाओं में या ऐसे जगहों पर सुरक्षित अप्राकृतिक आवास यानी जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वैसे आवास को एक्स सीटू कहा जाता है। तो इन सीटू और एक्स सीटू में आप अंतर समझ गए होंगे। तो इसमें से आपका जो आंसर क्या होगा आपका कि इन सीटू का तरीका नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं इन सीटू के अंतर्गत आते हैं कि मतलब उनका प्राकृतिक आवास जो होता है उस जीव को उसी में रहकर उसका संरक्षण किया जाता है। चिड़ियाघर जो होते हैं ये चिड़ियाघर अप्राकृतिक रूप से मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं और यहाँ पर लाकर रखे जाते हैं। तो आपका आंसर यही सही होगा। और ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो दिया है यह भी आपका इन सीटू के अंतर्गत ही आएगा। और वन्य जीव जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह भी इन सीटू के अंतर्गत आएगा। तो जो नहीं आने वाला है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, चिड़ियाघर। ठीक, अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तो नहीं है लेकिन हम देखते हैं पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। साथियों, पृथ्वी का जो फेफड़े के रूप में फेफड़ा यानी जो हम लोग के अंदर जो फेफड़ा होता है यह क्या करता है, यह हमें सांस लेने में मदद करता है। तो यानी जो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह आपके होते हैं जो अमेजन का जंगल। सभी जो जंगल होते हैं उन्हें पृथ्वी का गहना या फेफड़ा ही तो कहा जाता है। तो देखते हैं जो अमेजन के वर्षावन हैं, अमेजन के जो जंगल हैं उन्हें पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा माना जाता है। अमेजन के जंगल में दुनिया में जो सबसे अधिक जैव विविधता, अभी हमने बताया था बायोडाइवर्सिटी होना, यानी जैव विविधता जितनी अधिक होगी, जैव विविधता बोले तो उसे कहते हैं किसी भी क्षेत्र में जितने अधिक प्रकार के भिन्न भिन्न जात के जीव और पेड़ पौधे होंगे वहाँ जैव विविधता उतनी अच्छी मानी जाती है। तो जो अमेजन के जंगल हैं यह दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता वाले माने जाते हैं। और यह जो अमेजन के जंगल हैं यह कहाँ पर हैं, अमेजन का जंगल जो है यह ब्राज़ील में है, ब्राज़ील देश में है। और अमेजन के जंगल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो साथियों यह अमेजन नदी के किनारे बसा है, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, अमेजन नदी है। तो अमेजन नदी के नाम पर भी इसे अमेजन जंगल कहा जाता है। अमेजन के जो वर्षावन होते हैं सबसे बड़े पृथ्वी के फेफड़े के रूप में काम करते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो होती है वहाँ से निकलती है, बहुत बड़ा एरिया है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है, अगर पूछे कि दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वह अमेजन के जंगल या अमेजन वर्षावन दिया रहेगा। तो आपका ऑप्शन अमेजन सही होगा। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है वह कौन सा है, तो वह आपका है साथियों पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है, यानी जो उधर साइड में केरल वाला बेल्ट है उधर मिलाकर देखा जाए तो वही सब आपके पश्चिमी घाट के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे अधिक जो जैव विविधता भारत में है वह केरल के अंतर्गत है। केरल साइड में, केरल में ही नहीं उसके पास पड़ोस तक जो इलाके हैं पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं, उनमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और अगर हम बात करें, क्या आपको ये पता हॉट स्पॉट एरिया किसे बोला जाता है? भारत में अगर हम बात करें कितने हॉट स्पॉट इतनी समय हैं, तो हम बात करते हैं। और साथियों हम देखें सवाल, भारत में कितने हॉट स्पॉट एरिया हैं, तो ऑप्शन आपका दिया है 1 है या 3 है या 4 हॉट स्पॉट एरिया हैं या 36 हॉट स्पॉट एरिया हैं। हॉट स्पॉट बोले तो इसे जिसे कहा जाता है तप्त भूमियाँ, हिंदी में तप्त भूमियाँ, तप्त हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट शब्द जो है सबसे पहले हम हॉट स्पॉट शब्द के बारे में बताते हैं। हॉट स्पॉट शब्द जो है सबसे पहली बार किसने हॉट स्पॉट शब्द को दिया था, तो यह आपके थे डॉक्टर नॉर्मन मायर। नॉर्मन
मायर इनका नाम था। इन्होंने सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द जो दिया था इन्होंने ही दिया था। हॉट स्पॉट एरिया अब कहते किसे हैं? हॉट स्पॉट एरिया साथियों वह एरिया होता है जिसमें जैव विविधता अत्यधिक हो, जैव विविधता जहाँ पर परिपूर्ण हो, यानी जो एरिया जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से परिपूर्ण हो, संपन्न हो वह एरिया, लेकिन धीरे धीरे नष्ट हो रहा हो, तो उसे कहते हैं हॉट स्पॉट एरिया। यानी ऐसा एरिया जो जैव विविधता से संपन्न हो लेकिन वह नष्ट होता जा रहा हो, तो उसे कहते हैं हॉट स्पॉट एरिया या संवेदनशील एरिया, संवेदनशील एरिया या हॉट स्पॉट। तो उसे ही कहा जाता है हॉट स्पॉट एरिया। हॉट स्पॉट एरिया यानी आप समझ गए होंगे, हिंदी में अगर पूछ ले कि तप्त एरिया किसे कहते हैं या तप्त एरिया भारत में कितने हैं तप्त जो यानी हॉट स्पॉट एरिया, तो आप ये समझ जाइएगा कि हॉट स्पॉट एरिया यानी ऐसा क्षेत्र जो जैव विविधता से पूरी तरह संपन्न हो लेकिन धीरे धीरे वह नष्ट होता चला जा रहा हो, तो उसे ही कहा जाता है हॉट स्पॉट एरिया। तो भारत में जो हॉट स्पॉट एरिया हैं यह वर्तमान समय में 4 हैं, और दुनिया की बात किया जाए तो दुनिया में वर्तमान समय में जो है हॉट स्पॉट की एरिया 36 है, यानी 36 हॉट स्पॉट एरिया पूरी दुनिया में है, और भारत में जो हॉट स्पॉट एरिया है वह है 4। और अगर भारत की बात करें तो भारत में कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो हॉट स्पॉट में हैं, उन्हें भी देखना चाहिए। तो जो भारत का पूर्वी घाट है, पूर्वी हिमालय घाट नहीं, भारत का पूर्वी हिमालय, यानी यहाँ पर जैव विविधता अधिक है लेकिन यह नष्ट होती चली जा रही है, तो इसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो आपका पहला है पूर्वी हिमालय, और जो अभी बताए थे भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर है, पश्चिमी घाट में है ना। तो दूसरा है आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और आपका तीसरा है सुंडालैंड। इसे हम मिटा देते हैं, आप याद कर लीजिए, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय, और आपका जो तीसरा है जिसे सुंडालैंड कहा जाता है, सुंडालैंड। सुंडालैंड हो गया, सुंडालैंड जो है पूरी तरह से भारत में नहीं है, यह इंडोनेशिया एक देश है, इंडोनेशिया और भारत के मध्य में है, तो यह भी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, तो इसे हॉट स्पॉट एरिया में डाल दिया गया है। और एक है आपका भारत म्यांमार के बीच एक एरिया है, भारत म्यांमार के मध्य जो एक एरिया है म्यांमार, इनके मध्य कुछ क्षेत्र है, उसे भी हॉट स्पॉट एरिया में चुना गया है। तो इस प्रकार से हुए भारत में 4 हॉट स्पॉट एरिया। पहला जो आपका हुआ वह है आपका पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा सुंडालैंड, और चौथा भारत म्यांमार के मध्य जो भूभाग है वह। इस प्रकार साथियों हमने आज इन्वायरमेंट के बारे में बहुत कुछ जाना, तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।